खबरें विस्तार से। अब राजधानी जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एसआई भर्ती में अब 3 साल से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। एसआई भर्ती 2025 में 3 साल से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। एकल पीठ ने आयु छूट पर विचार करने का निर्देश दिया था। सरकार ने हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी। छूट पर विचार करने का निर्देश था। एकल पीठ ने आयु छूट पर विचार करने का निर्देश दिया है। एसआई भर्ती 2025 में 3 साल से अधिक की छूट नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है। एसआई भर्ती में 3 साल से ज्यादा की छूट ना देने का फैसला है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाते हुए एसआई भर्ती 2025 में 3 साल से ज्यादा की छूट ना देने की बात कही है। एकल पीठ ने आयु छूट पर विचार करने का निर्देश दिया था। एसआई भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फैसला लिया है, पुराने फैसलों पर रोक लगाई है। एकल पीठ ने हाईकोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई है। एसआई भर्ती 2025 में 3 साल से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। दरअसल एकल पीठ ने आयु छूट पर विचार करने का निर्देश दिया था। सरकार ने हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। विश्वास शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी देंगे ज्यादा जानकारी इस अपडेट पर। जी विश्वास, बताइए क्या जानकारी है आपके पास इस फैसले संबंधित? जी देखिए, जो राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 होने वाली है, इसमें 2021 के जो अभ्यर्थी हैं उनको छूट देने से जुड़ा ये मामला है, जिसमें आज हाईकोर्ट ने ये बात स्पष्ट की कि 3 साल से अधिक की आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में अपील की गई थी, जिस पर खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। और एकल पीठ का वह आदेश 31 अक्टूबर का, जिसमें सरकार को निर्देश दिया गया था कि 8 सप्ताह के भीतर अभ्यर्थियों को 3 वर्ष से अधिक की आयु छूट देने के संबंध में निर्णय ले। इस बात को, इस आदेश पे रोक जो है वो हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लगा दी है, डिवीजन बेंच ने लगा दी है। इसके बाद में अब जो एसआई भर्ती के 2025 में अभ्यर्थी होंगे उनको केवल 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की दलील ये भी है कि सब कमेटी ने भर्ती में प्रभावित अभ्यर्थियों को विशेष रूप से आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की थी, तो उस हिसाब से उनको जो सिफारिश है वो दी जानी चाहिए। अब इस मामले में संभवतः आगामी दिनों में जो सुनवाई होगी उसमें शायद मामला स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल जो रोक है वो स्पष्ट रूप से खंडपीठ ने इस मामले में लगा दी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपका बढ़ रहे हैं आगे। उधर मनरेगा में टांका निर्माण को लेकर मंजूरी मिली है। निजी कृषि भूमि पर टांका निर्माण कार्य जारी रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुमति दी है। सीएम भजनलाल के अनुरोध पर यह मंजूरी दे दी गई है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अनुमति और सीएम भजनलाल शर्मा का अनुरोध था, जिसके बाद ये मंजूरी दे दी गई। और अब सुशांत पारिक हमारे सहयोगी जरा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देंगे ज्यादा जानकारी इस खबर पर। सुशांत, क्या मायने हैं इसके? देखिए, मायने बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हैं क्योंकि एक बड़ा इश्यू बना था, खासतौर पे बाड़मेर जैसलमेर का जो इलाका या ऐसे इलाके जहां पानी स्टोरेज के लिए टांका एक जरूरी जो है लोगों की नीड है वहां पर। और उस पर मनरेगा के तहत टांका निर्माण पे अगर रोक लगी तो फिर ग्रामीण परेशान हुए। एनडीटीवी ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, बाकायदा हमने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। और मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर संवेदनशील थे। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो है शिवराज सिंह, उनसे अनुरोध किया था। और उसके बाद फिर उनकी तरफ से जब सहमति मिली है तो फाइनली अब ये पॉन्ड जो हैं उनका निर्माण महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत होगा। लोगों को इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। लोग अपने खेतों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए पानी स्टोर कर सकते हैं। तो एक अच्छी पहल और एक संवेदनशील सरकार की तरफ से ये आदेश अभी से कर। ठीक है सुशांत, शुक्रिया आपका। डीडवाना से इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि मकराना में मार्बल व्यवसायी को 50 लाख की रंगदारी के लिए धमकी दी गई है। गैंगस्टर आनंद पाल के भाई विक्की के नाम पर धमकी मिली। व्यापारी ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मामला दर्ज नहीं करने का आरोप है। एएसपी को रिपोर्ट देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त डीडवाना में मार्बल व्यवसायी को धमकाया गया, रंगदारी मांगी गई है 50 लाख रुपए की और आरोप पुलिस पर भी है एफआईआर दर्ज न करने का। मेरे को ये महेश अग्रवाल ने आनंद पाल के भाई से मुझे फिरौती के लिए 50 लाख की डिमांड की। वो लोग जान से मार देंगे, इस तरह से मैं पुलिस थाने में 2 तारीख को गया। पुलिस थाने के अंदर 2 तारीख को भाटी जी और हमारे आरिफ साहब दोनों गए।
वहाँ जाके शेख साहब से बात की और शेख साहब से बात करने के बाद में शेख साहब ने इनको आश्वासन भी दिया कि मैं पूरा ये आपका ये जो भी है मैं ये आपका कर दूंगा और साथ साथ उन इनडायरेक्टली शुल्क की भी बात शेख साहब ने इन लोगों से की थी। बड़ी शर्म की बात है जिस तरह से हमारे जिले के अंदर माफिया गुंडे लोगों का आतंक चल रहा है। अभी रमेश नुरानी को ऐसे माफिया ने फिरौती मांगी थी, मार दिया गया और ऐसे हालात के अंदर भी पुलिस वाले उस जांच का हिस्सा है ये मकराना थाना और ये उस माफिया को बढ़ावा दे के इनकी रिपोर्ट नहीं दे रहे। आनंदपाल के भाई से वीडियो कॉलिंग से मेरी वार्ता कराने की कोशिश की उसने, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैं बोला मैं बात नहीं करूँगा उनसे। तो फ़ोन उसका चालू था, रिंगिंग गई उस पर वीडियो कॉल पे। कुछ बोला कि उस पर कोई जैसे आपके जैसे रिंग गई है, रिंग गई है, नहीं क्या वहाँ रिंग गई है तो वो बोला कि बात करो आप। मेरी बात नहीं करी, 50 लाख रुपए वो डिमांड करी। बोला कि मैं इसे आनंदपाल के भाई से लेके आ गया। कौन बोल रही से ये महेश और उसका वीडियो कॉल से चालू था। वीडियो कॉल मामला इनका कोई लेन देन का है और उसमें फिर आगे जिससे भी है महेश अग्रवाल से उसने कोई बात करवाने की है। उस संदर्भ में इनका परिवाद लेके और मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। तो क्या ये वास्तव में फिरौती का ही मामला लगता है या सिर्फ लेन देन का मामला है? लेन देन को लेकर और फिर उसका आगे जो रिकवरी का है उसमें कहीं ना कहीं रोल दिखता है। जाकिर हुसैन जी हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि जो मकराना कस्बे का मैं रहने वाला हूं और मेरी कोई खान थी, उस खान के अंदर कोई मेरे पार्टनर थे, उन पार्टनर्स के साथ मेरी खान चल रही थी। उस संबंध में एक महेश अग्रवाल नाम का आदमी है, वो मेरे से उस खान के एवज में पैसे मांग रहा है, जिस संबंध में मेरे को वो गैंगस्टर वगैरह जो है उनसे धमकी दिलवा रहा है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया हमने जाँच की है तो ये पाया गया है कि भाई ये खान जो है जाकिर हुसैन और इनके जो पार्टनर थे, इनकी खान इन्होंने काटने के लिए ली थी और बाद में इसमें जो 3 पार्टनर थे वो इनके अलग हो गए और उसकी जगह दूसरे पार्टनर ये महेश अग्रवाल खुद पार्टनर बन गया। इसके एवज में इसने कुछ पैसा दे दिया था। बाद में वो खान जब चली नहीं तो महेश अग्रवाल ने अपना पैसा इससे वापस मांगा। इस बात को लेकर विवाद हुआ था। बाकी इस संबंध में और जो इश्यूज हैं गैंगस्टर वगैरह की धमकी वगैरह के, इस संबंध में विस्तृत जाँच की जा रही है। जहीर अब्बास उस्मानी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। जी जहीर, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। लेकिन जो पीड़ित व्यापारी है उसका आरोप है कि इसने एक दिन पहले भी पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने तब इसकी शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद पीड़ित जो है जाकिर हुसैन गेसावत विधायक मकराना के साथ में डीजीपी से मिला था और गुहार लगाई थी, सुरक्षा की, न्याय की गुहार लगाई थी। डीजीपी के निर्देश के बाद ये परिवार शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस का ये अब कहना है कि मामला जो है आपसी लेन देन का है। कुछ लोगों के जो व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं उनका आपसी लेन देन का है, लेकिन जो पीड़ित व्यापारी उसका कहना है कि मुझे आनंदपाल के भाई जो विकी है उसके नाम से धमकियां दी गई है, मेरे से 50 लाख रुपए मांगे गए हैं। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया जहीर आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जैसलमेर की बात कर लेते हैं। यहाँ एक शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया, शिष्या के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। शर्मसार करने के आरोपी शिक्षक को फिलहाल निलंबित कर दिया गया। विभाग ने कार्रवाई की है। 10वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की शिकायत थी और मुख्यालय जैसलमेर है इनका। शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। फरार आरोपी शिक्षक की तलाश जारी है। शिष्या के साथ आपत्तिजनक व्यवहार का आरोपी शिक्षक फरार हो गया। विभाग ने शिकायत मिलने के बाद उसको निलंबित कर दिया है। श्रीकांत व्यास हमारे सहयोगी देंगे ज़्यादा जानकारी इस खबर पर। जी श्रीकांत, बताइए। देखिए, जो शिक्षक पर आरोप लगे थे कि उन्होंने 10वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, इसके बाद लगातार जो है वो परिजन धरने पर बैठे थे और इसको लेकर उनसे समझाइश की गई थी। इसी बीच अब शिक्षा विभाग ने उस पर बड़ा एक्शन किया है और आरोपी शिक्षक को निलंबित किया गया है। कक्षा 10वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने की शिकायत पर उसे जो है वो निलंबन की कार्रवाई की गई है और आरोपी शिक्षक का मुख्यालय जैसलमेर कर दिया गया है। इसी बीच शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला भी दर्ज करवाया गया है और पुलिस फरार शिक्षक की
तलाश कर रही है। कहीं ना कहीं जो गुरु शिष्य का, या हम कहें शिक्षक और शिष्य का जो एक रिश्ता होता है, एक मेंटोर वाला रिश्ता होता है, और उसके बीच इस तरह की हरकत कहीं ना कहीं संसार कर रही है इस रिश्ते को। और अब लगातार जो है वो आम जन में भी आक्रोश नजर आ रहा है। पुलिस ने जो है उनकी तलाश शुरू कर दी है, आरोपी शिक्षक की। साथ ही साथ विभाग ने इस मामले को दबाने के प्रयास करने वाले अन्य जो प्रधानाचार्य और शिक्षकों पर जो आरोप लगे थे, उन पर भी जो है वो जांच बिठाई है। जी ठीक है, शुक्रिया श्रीकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब गंगानगर की बात कर लेते हैं, जहां जिला अस्पताल में जमकर हंगामा बरपा है और मरीजों ने गंभीर आरोप लगाए स्टाफ पर। महिला का हाथ पकड़कर बाहर निकालने का आरोप, मरीज के पति के साथ भी मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश के बाद मरीज शांत हो पाए। पीएमओ ने सभी आरोपों को फिलहाल निराधार बताया है, लेकिन मरीज के पति के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोपों के बाद मामला गर्मा गया। पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। धक्का मार के 12 काट दिया और मेरी लुगाई को हाथ पकड़ो, ठीक है, और बाद में मैंने कमरा में डाल दिया, मेरा गला पकड़ के मेरा मारो वो, ठीक है। बात बताओ। बात आई दवाई लेने गया, आन के जांच कर दो, जांच करके दवाई दे दो। क्या अटक नाटक बना के आ जाओ थे रोज, धक्का मार के 12 काट दिया। मेरी ये कोशिश रहती है एक एक करके मरीज आए ताकि उनको फटाफट हम दवाई देके भेजते जाएं या उनको कहीं जांच के लिए पीछे लैब में भेजते जाएं। अभी जैसा मुझे बताया गया कि एक महिला, अभी 3-4 महिला एकदम से अंदर आई थी, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी प्लीज आप बाहर जाओ, एक एक करके प्लीज आ जाओ। एक साथ एकदम सारे मरीजों की बात नहीं सुनी जा सकती, ना ही एकदम से इलाज दिया जा सकता। थोड़ी देर बाद ही एक आदमी आया, साहब मुझे गाली गलौज करता हुआ, ये मेरे स्टाफ के आप बयान लीजिए, क्या बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, एकदम आगे गाली गलौज करता हुआ मुझे उसने बुलाया। मैं बाहर गया, मैं उसको अंदर ले जा रहा था। मैं कहा बता भाई बात क्या है, क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, तेरा कोई डिस्प्यूट है तो बैठ के बात करते हैं। लेकिन वो अंदर मेरा गला पकड़ने की कोशिश करी, उसने मेरे साथ मारपीट भी करने की कोशिश करी, मेरा हाथ मरोड़ने की कोशिश करी। तो मैंने साहब पुलिस को कॉल किया, मैं मेरे रूम में आके बैठ गया। मुझे इतनी ही बात करनी, मैं मेरा काम अपनी निष्ठा के साथ कर रहा हूँ, शायद यही कारण है यहाँ चिकित्सक नहीं रुकते। अंता उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कल अंता उपचुनाव की काउंटिंग होनी है। अंता उपचुनाव के नतीजे सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने लगेगी। काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11 नवंबर को हुए मतदान में 80% से ज़्यादा मतदान हुआ था। मतगणना स्थल पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती रहने वाली है। कल भी कांग्रेस बीजेपी की अपने अपनी जीत के दावे हैं। प्रमोद जैन भाई की किस्मत दाव पर है। बीजेपी ने मोरपाल सुमन को टिकट दिया था, वो चुनाव लड़े हैं। देखते हैं क्या परिणाम आते हैं। अंता विधानसभा सीट 17 साल पहले 2008 में अस्तित्व में आई। उसके बाद से 2008, 13, 18, 23 में विधानसभा चुनाव हुए। इस सीट का ये पहला उपचुनाव है। अभी तक यहाँ से 2 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस जीत चुकी है। अंता का 5वां विधायक कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें थी। अंता की जनता किसके संग? नतीजों का काउंटडाउन शुरू। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज। कुछ घंटे की ही है कहानी सारी। नतीजों से पहले बढ़ गई बेचैनी। प्रशासन ने कसी कमर। कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम। कांटे का मुकाबला, कौन मारेगा बाजी? कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर जो मेहनत की, उसका परिणाम कल आएगा और कमल का फूल खिलेगा। और कल जो रिजल्ट आएगा, मैं समझता हूँ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा और कांग्रेस प्रत्याशी अच्छे वोटों से वहां से चुनाव जीतेगा। दोनों खेमों में माहौल वैसा ही है जैसा कि किसी परीक्षा के दिनों में होती है। उम्मीदें भी हैं और बेचैनी भी। अंता में काउंटिंग की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। मतगणना केंद्र पर पुलिस और प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और दोपहर तक तस्वीर भी साफ होने की उम्मीद है। देखेंगे, ये 12 का राजकीय महाविद्यालय है जहां पर अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना होगी और यहां पर ही अंता विधानसभा चुनाव की जितने भी मतपेटियां हैं, स्ट्रांग रूम यही बनाया गया है और जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया है और यहाँ पर मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, जहाँ पर अधिकारियों व अन्य लोगों को
7 बजे से प्रवेश देना शुरू कर दिया जाएगा। अब सभी प्रत्याशियों और प्रत्याशियों के समर्थकों का मतगणना और परिणामों का इंतजार की बारी है और इसी को लेकर अब कल परिणाम आएंगे। उसके बाद ही 12 के अंत में हुए विधानसभा में 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अभी तक ईवीएम में कैद था, वो कल पता चल पाएगा। अंता का मुकाबला बेहद रोमांचक है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी का आत्मविश्वास तो दूसरी ओर विपक्ष की चुनौती। दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। रैलियों से लेकर घर घर तक संपर्क, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ जो मेहनत की, भाजपा परिवार जो एकजुट हुई, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, वहाँ के स्थानीय सांसद राजा दुष्यंत सिंह जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी ने और हम सब ने, हमारे मंत्रिपरिषद के साथियों ने उन कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर जो मेहनत की, उसका परिणाम कल आएगा और कमल का फूल खिलेगा। सरकारी मशीनरी का जितना दुरुपयोग ये सरकार कर सकती थी, हमारे होटलों पे छापे मारे गए, जहाँ हम रह रहे थे वहाँ हमारी गाड़ियों को रोका गया, रैली में जो हमारी गाड़ी आ रही थी उनका आरटीओ के द्वारा चालान किया गया और भरसक कोशिश इस सरकार की रही कि ये इस चुनाव के अंदर हमें डिफीट कर सके, मात दे सके। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे कैंडिडेट का जो व्यवहार था, जो उनके किए हुए काम थे, हमारी सरकार की योजनाएं थी, उन सब को लेके जनता के अंदर रुचि थी और लोगों ने अच्छे मन से भाई जी को वोट डाला है। और कल जब रिजल्ट आएगा, मैं समझता हूँ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा और कांग्रेस प्रत्याशी अच्छे वोटों से वहाँ से चुनाव जीतेंगे। स्ट्रांग रूम को 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रखा गया। उम्मीदवारों की मौजूदगी में काउंटिंग से पहले सील खोली जाएगी। अंता की जनता भी नतीजों को लेकर उत्साहित है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है, कौन बनेगा अंता का विधायक। अब सबकी निगाहें ईवीएम पर टिकी हुई हैं। अंता का फैसला कौन अपने नाम करेगा, ये कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। 12 से ब्रजेश कुमार बारेता की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। जयपुर की 9 साल की मासूम बच्ची अमायरा की मौत को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन जांच वहीं की वहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? स्कूल प्रबंधन चुप क्यों है? और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी मामला साफ क्यों नहीं हो रहा? ये रिपोर्ट देखिए। अमायरा केस 12 दिन बाद खाली हाथ। अमायरा केस, स्कूल प्रबंधन खामोश। स्कूल प्रबंधन की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। अमायरा केस 12 दिन बाद भी जांच ठप। अमायरा को अब तक नहीं मिला इंसाफ। जयपुर के नामी स्कूल नीरजा मोदी में 9 साल की अमायरा की मौत को अब 13 दिन बीत चुके हैं। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने सच छिपाया। पुलिस ने ढिलाई बरती और अब जांच में ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई ठोस सुराग मिला। सीसीटीवी फुटेज में अमायरा अपनी टीचर से बात करती देखी गई, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही दोबारा वापस चली जाती है। बड़ा सवाल यह है कि वो बातचीत आखिर किस बारे में थी और उसके बाद हुआ क्या? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा है। सो ये सब जो गलत एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि बच्चा दुखी आया, 10:30 पौने 11 बजे तक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। वो चॉकलेट खा रहा है, वो गोलगप्पे खा रहा है, वो इधर उधर कूद रहे हैं सारे बच्चे, वो डांस कर रहे हैं, तो वहाँ तक सब नॉर्मल है। और उसी के बाद ये इंसिडेंट शुरू होता है जहाँ पे उसको कुछ बच्चे परेशान करना शुरू करते हैं, एक स्लेट पे कुछ बना के। फिर वो हमने आखिरी 40 मिनट में देखा, अमायरा टीचर के पास 5 बारी कंप्लेंट करने जाती है। टीचर उसको सांत्वना देने के अगेंस्ट, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय, उसको सल्यूशन प्रोवाइड करने की बजाय, टीचर उसको ऐसे हाथ करके कई बार डिसमिस करती है। वो बच्चा बोलता रहता है बार बार कि मैंने क्या किया है, मैंने तो ये किया ही नहीं है।
हमें उसके ऐसे रिएक्शन दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है वो ऐसे हॉ कर रही है, वो ऐसे नो कर रही है, सब दिख रहा है हमें। ऑडियो भी आ रहा था सर? नहीं, उसमें ऑडियो नहीं है, बट बड़ा क्लियरली दिख रहा है उसके हाव भाव से, उसके हाथ के एक्शन से, उसके मुंह से बड़ा क्लियरली हमें दिख रहा है कि वो कह रही है नो, वो गर्दन ऐसे हिला रही है, नो मैंने नहीं किया, ऐसे किया, बट टीचर उसकी सुनती नहीं है। ये हमारे पहले भी कई बार बुलिंग का शिकार हो चुकी थी, जो हमने पहले भी बताया है कि 1-1.5 साल से ये बुलिंग वाली प्रक्रिया उसके साथ करी जा रही थी। उसने कई बार शिकायत करी, कोऑर्डिनेटर से शिकायत करी, क्लास टीचर से शिकायत करी, प्रिंसिपल तक को हमारे ने अप्रोच करी। हमने भी काफ़ी बार क्लास टीचर से, कोऑर्डिनेटर से कंप्लेन करी, फिर भी ना हमारी किसी ने बात सुनी, ना हमारे की किसी ने बात सुनी। अमायरा केस की जांच 13वें दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जांच के लिए दिल्ली से सीबीएसई की टीम और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंची। यहां बंद कमरे में दोनों टीमों ने अधिकारियों के साथ केस पर चर्चा की। जांच टीम में 6 से 7 सदस्य शामिल हैं। 12 दिन बाद भी जांच समिति ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। जो भी होगा बच्चों के हित में होगा। अभी हम इस केस के सिलसिले में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो परिजनों से भी आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ बात रखी है? हाँ जी, परिजनों ने अपनी बात रखी है, वो हम वही बता रही हूँ, आपसे हम नहीं शेयर कर सकते हैं। अमायरा घटना से पहले 5 बार अपनी अपील लेकर क्लास टीचर के पास जाती है और 5 बार उसको डिसमिस कर दिया जाता है और उसे काउंसलर के पास भेजना चाहिए था, जो कि या तो उसको क्लास टीचर को खुद रिजॉल्व करना चाहिए था या फिर काउंसलर को बुलाना चाहिए था या काउंसलर के पास भेज के उस मामले को रिजॉल्व करवाना चाहिए था। अमायरा की मौत मामले में माता पिता ने नया खुलासा कर नया मोड़ ला दिया है। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक क्लास में कई छात्रों ने करीब 35 से 40 मिनट तक अमायरा का मजाक उड़ाया था। उस वक्त क्लास में 2 टीचर्स भी मौजूद थे। अमायरा ने परेशान होकर 5 बार शिक्षिकाओं से शिकायत की, लेकिन एक बार भी उसकी शिकायत सुनी नहीं गई। सुनवाई करने के बजाय उसे ही डांट दिया गया। इससे परेशान होकर अमायरा ने ये कदम उठाया। पूछा कि मैम ये क्या कंप्लेंट लेके आई है? नहीं, बच्चे मेरे साथ प्ले कर रहे हैं मैम, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। मैं कहा मैम बच्चे आप ये ऐसे करिए, बच्चे मेरे साथ प्ले कर रहे हैं, मुझे खेलने पढ़ने नहीं दे रहे, तो इस बात पे तो हमारा इतनी कंप्लेन करेगी नहीं। तो आप सोचो, फिर स्टेटमेंट बदल गया। नहीं वो कह रही थी कि मुझे है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि वो प्ले कर रहे हैं मेरे साथ, आप कह रहे हैं कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे साथ में। कहीं ना कहीं वो अपनी बात पे ही नहीं करती। हर स्टेटमेंट बदल रहा है। और मैंने कहा मैम आपके साथ 1 मिनट की कॉन्वर्सेशन कर रही है हमारा, क्या कह रही है? नहीं वो बच्चे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं कहा ये तो 3 सेकंड की बात हो गई। 12 दिन बाद भी अब जांच का पहिया तेजी से नहीं घूम रहा, तो लोगों के मन में ये सवाल गूंज रहे हैं, क्या मासूम अमायरा को इंसाफ नहीं मिल पाएगा या फिर ये केस भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अमायरा केस में हर बीते दिन के साथ सवाल बढ़ रहे हैं और जवाब कोई नहीं। सीसीटीवी फुटेज नई दिशा जरूर दिखाता है, पर क्या जांच भी अब उसी दिशा में जाएगी? ये एक नया सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। अलवर से एक बड़ी खबर आ रही है। भगत तिराया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किडनैपिंग कर 25 लाख मांगने वाले 3 शातिर को गिरफ्तार कर लिया। मौके से गाड़ी बरामद कर ली। नवंबर 2025 में अपहरण को अंजाम दिया था। फिल्मी अंदाज में सभी शातिरों को पुलिस ने पकड़ा। सभी आरोपियों को पुलिस हरियाणा से पकड़े गए हैं, तीनों के तीनों। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आए।
मिसअंडरस्टैंडिंग है